हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और लेक्चर लेकर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं। वो सभी स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बेसिक्स है उसे कवर करते हुए ये स्पेशल लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है, जहां पर हम बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो यूपीएससी और अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में हमारी हेल्प करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवालों को हल करने में। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो हमने रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ी होती हैं। तो दोस्तों, यही उद्देश्य है इस लेक्चर सीरीज का कि वो बेसिक चीज़ें आपके साथ कवर की जाए। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले ऑलरेडी 10 लेक्चर्स आपको हमारे इस चैनल पर अंडर द प्लेलिस्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। इस प्रेपरेशन जर्नी में मैं आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटोर हूँ। आप हमारे साथ जुड़ के अंडर द गाइडेंस ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है। देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ अपनी तैयारी शुरू करनी है। दोस्तों, इसके लिए आपको एनरोल करना होगा हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में। और दोस्तों, हम इस टाइम ऑफ द मंथ पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स दे रहे हैं। 67,800 का कोर्स जो है वो आपको मात्र 48,999 का मिल पाएगा, प्लस 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन अगर आप यूज़ करते हैं ये कोड SAR10। सो ये कोड आपको याद रखना है। मैसिव डिस्काउंट सिर्फ हर एक कोर्स पर आपको काफ़ी एडिशनल डिस्काउंट जो है वो दिए जा रहे हैं, प्लस आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होगी। आपको जल्द से जल्द हमारे साथ एनरोल करना है। 2024 के यूपीएससी एग्जाम के लिए हमारा आरंभ बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स से बाइलिंगुअल मोड्स में तैयारी कराई जाएगी। आप प्री और मेंस के लिए हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आरंभ बैच में आपको मेंस और प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी। टॉप एजुकेटर्स आपकी प्रिपरेशन जो है वो कराएंगे। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होगा। सीसेट की तैयारी आप टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस में कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन के साथ है, जिसे हम 0% ईएमआई कहते हैं। आपको याद रखना है ये कोड SAR10, क्योंकि ये कोड आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट जो है वो दिलाएगा। आप अपनी टेस्ट प्रिपरेशन को हमारे साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टेस्ट सीरीज। मात्र 1999 रुपए में 55 टेस्ट, 45 जीएस और 10 सीसेट टेस्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में बात करी थी। न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसके विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद करता है, इसको समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो अभी तक के स्रोत है, जहां से बिजली का उत्पादन होता है, उसमें सबसे कॉमन है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होती है? हाइड्रो यानी पानी। तो पानी की ऊर्जा से जब हम बिजली बनाते हैं, वो हाइड्रो पावर है। ये कहां पर बनती है? डैम्स के अंदर। देन वी हैव थर्मल एनर्जी। थर्मल क्या होती है? थर्मल इज हीट। सो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहां पर हमें हीट की मदद से हम बिजली बनाते हैं। इनको हम समझेंगे कि कैसे हाइड्रो पावर से, थर्मल पावर से बिजली बनती है, और फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रो पावर की, हाइड्रो पावर में क्या होता है सर? एक रिवर जो है वो आ रहा है। इस रिवर को एक कोने पर जाकर के स्टॉप कर दिया कि एक रिजर्वायर बनाया गया, इसके पानी को यहाँ पर रोक दिया गया, एक बांध लगा दिया गया, जिसे हम डैम कहते हैं। डैम की हिंदी क्या होती है? बांध। सो हमने पानी के बहाव को बांध दिया, उसे रोक दिया एक डैम बना करके। अब यहाँ पर जब ये पानी इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि नदी का पानी तो लगातार आ रहा है, सो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिस वजह से इस पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। हम इस बांध में एक पतली सी पाइप जो है वो लगाएंगे। ये मैं आपको ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि एक पाइप लगती है, वो प्रोसेस अलग है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इस बांध में जब बहुत सारा पानी जमा है, यहाँ से एक पतली सी पाइप जब इसमें लगती है, इस पाइप से पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर से बाहर निकलेगा। इस पानी के आगे हमने एक डिवाइस लगाई है जिसे कहा जाता है टरबाइन। दोस्तों, ये एक फैन की तरह, एक पंखे की तरह होती है। इस टरबाइन के ऊपर जैसे ही ये पानी गिरेगा, ये टरबाइन घूमेगी, अनडाउटेडली घूमेगी सर। ये टरबाइन के ऊपर पानी गिरता जाएगा, ये घूमती जाएगी, और ये इसके घूमने से रोटेट करेगी इसके साथ लगी हुई एक मशीन जिसे हम कहते हैं जनरेटर। सो जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिस वजह से गोल गोल घूमने के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो कंसेप्ट बहुत सिंपल था। इस जनरेटर को अगर हम घुमा लें तो हमारे पास बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन सवाल ये था इसको घुमाएंगे कैसे? अगर ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बिजली बनाने के लिए जनरेटर को ही बिजली पे लगा दिया, तो जितनी बिजली वो प्रोड्यूस करेगा उतनी बिजली कंज्यूम भी कर लेगा। इस वजह से हमें कुछ और सोर्स चाहिए था, या तो इंसान घुमाता, जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। सो हमने पानी के फ्लो का इस्तेमाल करते हुए इस मशीन को, इस टरबाइन को घुमाना शुरू किया,
जिसकी वजह से जनरेटर घूमा और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब यही सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं फॉर व्हाट, फॉर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में सर हमने क्या किया, हमने एक बड़े से बर्तन में पानी ले लिया, इस पानी के नीचे हमने रख दिया कोयला। थर्मल एनर्जी जो है वो बनती है कोयले से। इस एक बड़े से कंटेनर में हमने पानी रखा, इस पानी के नीचे हमने कोयला जला दिया, कंटेनर पूरा बंद है, जैसे जैसे कोयला बर्न करेगा इसमें स्टीम बनती जाएगी। ये स्टीम जो है ये इस पाइप के माध्यम से रश करती हुई निकलेगी और हमने अगेन सेम कंसेप्ट पाइप के आगे लगा दी टरबाइन। जैसे ही इस पाइप से स्टीम इस टरबाइन पे हिट करेगी ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगी। सेम प्रोसेस, टरबाइन जाकर के जनरेटर को रोटेट कर देगी, जनरेटर रोटेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब आते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हीट एंड लाइट की फॉर्म में निकलेगी। उस हीट को, न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट निकली, उस हीट को हमने यहां पर इस पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर दिया। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम क्या थी सर, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत ये है कि यहां पर जो कोयला बर्न होगा उससे काफी ज्यादा एमिशन होगा जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। सो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन से या न्यूक्लियर एमिशन से निकलने वाली हीट को इस कंटेनर के नीचे डायरेक्ट कर दिया, जिससे ये पानी जो है वो गर्म होगा, इससे स्टीम बनेगी और ये स्टीम इस जनरेटर को घुमाएगी, जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सर ऐसे बनती है न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए एक इक्विपमेंट सेटअप है जिसे न्यूक्लियर प्लांट कहा जाता है। क्या होता है सर, ये हमारे पास फ्यूल रॉड्स है। फ्यूल रॉड्स क्या है, यूरेनियम, जैसे मैंने आपको एक पिछली क्लास में रिएक्शन में बताया था। इस यूरेनियम के बीच में है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, जैसे रिएक्शन कब होगा, जब यूरेनियम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो आपस में कोलाइड करेंगे। सो जब हमें रिएक्शन रोकना है हम यूरेनियम के बीच में ये कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट कर देते हैं, जिससे वो रिएक्शन रुक जाता है। यहां पर रिएक्शन हो रहा है, इससे हीट निकल रही है, हीट की वजह से यहां पर पानी जो है वो गर्म हो रहा है, और ये पानी से निकल रही है स्टीम जो कहां जाएगी, जो जाएगी टरबाइन के ऊपर, और ये टरबाइन घूमेगी जिससे जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इस पूरे के पूरे सेटअप के आसपास हमने एक रीइंफोर्स कंक्रीट की वॉल बनाई होती है ताकि किसी प्रकार की रेडिएशन जो है वो लीक ना करे। न्यूक्लियर रिएक्टर या पावर प्लांट जो है वो एक सीरीज ऑफ मशीन है जहां पर न्यूक्लियर फिजन होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हमने बात करी थी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की। सो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दोनों तरीके हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी निकल सकती है, लेकिन हम अभी तक न्यूक्लियर फिजन जो है वो यूज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, उस पर काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे हीट क्रिएट होगी, इस हीट से हम पानी को गर्म करेंगे जिससे स्टीम बनेगी, और स्टीम जो है वो क्या करेगी, वो टरबाइन को घुमाएगी। स्टीम, इसके लिए हम कूलिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, इसे गर्म किया जाएगा, जो या तो वाटर होता है या फिर लिक्विड मेटल और मोल्टन सॉल्ट होता है, जिसे गर्म करेंगे और स्टीम निकलेगी। ये स्टीम जो है वो टरबाइंस को घुमाएगी, जिसकी वजह से जनरेटर घूमेगा और करंट पैदा होगा, इससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनेगी। इस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं मॉडरेटर्स। मॉडरेटर का क्या काम है सर, ये एक्चुअली क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो ये जो हमने फिजन और फ्यूजन में समझा था कि न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो एक चेन रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। वो न्यूट्रॉन्स बहुत तेजी से रिलीज होते हैं जिस वजह से वो कहीं दूर बिखर सकते हैं। सो उन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करके फ्यूल सेल पे या यूरेनियम पे ही बम्बार्ड करने के लिए हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर में ज्यादातर हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है या ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, हैवी वाटर जो है वो किस रूप में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। हैवी वाटर क्या होता है सर, आप जानते हैं वाटर इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, डीट्रियम और ट्रीटियम। हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स प्रोटियम, डीट्रियम और ट्रीटियम। हैवी वाटर क्या होगा, जहां पर हाइड्रोजन का डीट्रियम आइसोटॉप होगा, यानी कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा, दिस इज नोन एज हैवी वाटर, जहां पर हाइड्रोजन जो है वो डीट्रियम फॉर्म में होगा। सो ये मॉडरेटर है। हमारे पास कंट्रोल रॉड्स है। कंट्रोल रॉड्स मैंने आपको बताया यूरेनियम के बीच में उनको इंसर्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए ये दोनों मेरे हाथ जो है वो यूरेनियम है, यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, इस पर टकरा रहे हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को अगर रोकना था, मैं बीच में एक कंट्रोल रॉड इंसर्ट कर देता हूँ, वो न्यूट्रॉन्स को अगले यूरेनियम फ्यूल सेल से स्ट्राइक नहीं होने देगा। सो कंट्रोल रॉड्स जो है वो इस प्रकार के मटेरियल से बनी होती है जिसे न्यूक्लियर पॉइजन कहा जाता है। ये न्यूट्रॉन्स को रोक लेता है ताकि वो एक दूसरे से टकराए ना। न्यूक्लियर पॉइजन जो है वो ज्यादातर जिनॉन जैसे मेटल से बना होता है, जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है ताकि न्यूक्लियर फिजन जो है वो कंट्रोल्ड हो सके। अबे
ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हीट ही चाहिए, एक पॉइंट के बाद उस हीट को रोकना भी है। जब भी हमें लगता है कि पर्याप्त मात्रा में हीट मिल गई है, हम कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट करते हैं और ये चेन रिएक्शन रुक जाता है। सो इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। लाभ क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के? विनोद सर, हम थर्मल एनर्जी से या हाइड्रो एनर्जी के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी पे क्यों आना चाहते थे? सर सबसे बड़ी चीज़, हाइड्रो एनर्जी वहीं पर प्रोड्यूस हो पाएगी जहाँ पर पानी है। बिना पानी के तो हम हाइड्रो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो उसके लिए नदियों पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। अगर नदियों का जल स्तर कम होता है तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बनाना, सॉरी, बिजली जो है वो बनाना मुश्किल हो जाती है। अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की, थर्मल एनर्जी के अपने ड्रॉबैक्स है सर। कोयला जो है वो जलता है तो उससे धुआं एमिशन होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। सो थर्मल एमिशन या थर्मल एनर्जी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। सो वी वेंट ऑन टू न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें पानी का इंतजार करना है, ना ही हमें हीट जो जनरेट करने के लिए कोयला जलाना है। सो ना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। सो ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है। कोई ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो डेवलप नहीं हो रही है। इसको हम कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर हमें वहीं में मिल सकती है जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर नदियाँ हो, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी कहीं भी बनाई जा सकती है। इस वजह से जब भारत आज़ाद हुआ, सो द इंडिया स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमने आज़ादी के बाद से ही अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि इंडिया न्यू या लीडर्स न्यू कि अगर दुनिया के साथ में कदम से कदम मिला के चलना है तो हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बनाना होगा। सो लेट 1940s में अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे बाबा भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करी। पंडित नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, ही वॉज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को ये गुजारिश करी कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ना बनाए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के लिए खतरा जो है वो हो सकता है। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल और दुनिया का न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो बनना तय था, क्योंकि अपने लिए हम नहीं चाहते थे किसी पे हमला करना, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन तो करनी थी ना। इस वजह से 1947 में सर देश आज़ाद होता है। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनता है। ये पूरी की पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। 1947 में देश आज़ाद होता है। 1948 में हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाते हैं। कुछ सालों बाद भारत चीन का युद्ध होता है। 64 में चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है। भारत 1974 में पहला पोखरान टेस्ट करता है जो कि सफल नहीं होता। 1996 में भारत के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लगाई जाती है। 1998 में ऑपरेशन शक्ति पोखरान 2 भारत करता है और फाइनली भारत एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है, जिसके बाद 2003 में भारत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी जो है वो दुनिया के सामने पेश करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत का न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप होगा। हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे के पूरे आर्टिकल को, इस पूरे के पूरे हिस्टोरिकल टाइमलाइन को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक चीज़ें आपको जो है वो समझ आई होंगी। इस तरीके से हम बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए पूरी की पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर्स जो है वो पसंद आ रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आपको ज़रूर इनको फॉलो करना चाहिए। इस तरीके के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल पाथ फाइंडर के साथ में, और इसके अलावा आपको हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ना है यूजिंग दिस कोड SAR10। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।